Hello. Okay then. Let's continue with the chapter that we are doing. We are doing a chapter called Assessment of Charitable and Religious Trust. A very quick recap of the things that we have done till now. Religious trust, religious purpose not defined. Charitable trust, charitable purpose has been defined in an inclusive manner. We saw the definitions, meanings. Then we went to the conditions for exemption. We have also finished the कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन कैलकुलेशन के अंदर वी डिड नेट इनकम का 15% एग्जेम्प्ट, उसके बाद में बैलेंस 85% में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा प्रोवाइडेड या तो यू स्पेंड वेदर कैपिटल और रेवेन्यू बोथ आर ओके, donation to other trust excluding corpus is also okay, and if not during the year, after the year but before the due date of filing return, that is also okay. अगर आपको वो भी नहीं करना है तो किसी फ्यूचर बड़े गोल के लिए उसको accumulate भी कर सकते हो. वो पूरा का पूरा accumulation का concept also 5 years 6 years 6.5 years you can renew etc etc. We have finished that also. Business income का concept also got over and capital gains का concept also got over. I think बहुत सारे sums भी हमने कर दिए थे. I had specifically asked you all to do 4 questions. Do you have any doubt in that? डाउट उसको ही हो सकता है जिसने किया है. डू यू हैव एनी डाउट? नो. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. बराबर ना? और मैंने क्वेश्चन 8 ऑफ इलस्ट्रेशन वैसे क्लास में कर दिया था, लेकिन आपको बोला था कि मैं फटाफट कर रहा हूं. एज सच फॉर यू टू राइट इट इन फेयर विल बी होमवर्क. वी विल गो टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अभी 3 कॉन्सेप्ट बाकी है और कुछ इसके ऊपर जो लिमिटेड सम्स है वो बाकी है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्शन 13 विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन. नाउ लिसन केयरफुली. यू आर अ चैरिटेबल ट्रस्ट. यू आर अ चैरिटेबल ट्रस्ट. You have taken registration, maintained books of accounts, got your books of accounts audited, filed your return on time, सब कुछ किया है, लेकिन आपने ऐसा कोई क्राइम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था. Something which you should not have done as a charitable trust. तो भले आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फिर भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सेक्शन 13 इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ क्राइम्स. अगर आपने ये किया यू लूज एग्जेम्पशन, मतलब आपको जो 15% बेनिफिट वगैरह मिलता है आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. व्हाट आर द केसेस वेयर? आपको समझ में आ रहा है? बेसिकली अ लिस्ट ऑफ क्राइम्स. यहां पे यू विल लूज द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन. एक एक करके. सबसे पहले अ चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज ऑपरेटिंग फॉर प्राइवेट religious purposes. A charitable trust which is operating for private religious purposes with the simple logic that there is no benefit to the general public. Public का इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा. A trust which is operating for private religious purposes जिसमें public का फायदा नहीं हो रहा है तो उस ट्रस्ट को exemption नहीं मिलेगा. विदाउट एनी प्रिजुडिस टू एनी कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन. किसी रिलीजन के प्लेस ऑफ वर्शिप का रूल होता है पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन विल नॉट बी अलाउड. आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल अमृतसर, वहां पे मेरे को किसी ने नहीं रोका. सब्जेक्ट टू देयर रूल्स मेरे को अलाउ किया. आई डोंट बिलोंग टू द सिख कम्युनिटी बट दे अलाउ. Obviously, a religious trust will cater to only one religion, but they have to allow everybody. If they don't allow other people, तो फिर आप public के लिए नहीं हो, आप एक particular religion के लिए काम कर रहे हो और public का फायदा नहीं हो रहा है. The only reason why charitable trusts get exemption is that उनकी वजह से public का फायदा हो रहा है. इधर public का कोई फायदा हो रहा नहीं है, and consequently you will lose the benefit of exemption. वो इसका logic. Second, a trust which is operating for the benefit of a particular caste, community, creed मतलब selected group of people or religion. Any trust which is operating for the benefit of a particular caste, community, creed, religion. एक बार फिर ब्रैकेट का लॉजिक वही है. वाई? पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है. आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रहे हो तो पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा. और क्योंकि पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है आपको एग्जेम्पशन डिजर्व नहीं करते हो. एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इफ आपकी वजह से लोगों का फायदा हो रहा है. सो एनी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन, नो बेनिफिट. तो पहला वाला प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, दूसरा वाला पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन. यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट का डाउट यह आता है, ब्रो इन दोनों के बीच में, उसमें भी वही बोल रहा है नो बेनिफिट टू पब्लिक, नो बेनिफिट टू पब्लिक. प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, पर्टिकुलर रिलीजन, तो फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है.
First point is applicable to religious trust and second point is applicable to charitable trust. Don't forget, we are doing a chapter called religious and charitable trust. तो religious trust जो दूसरे religion के लोगों को अपनी place of worship में allow नहीं करता है, वो पहले वाले में fall करेगा. और charitable trust, relief for the poor, education, health, medical relief, yoga, preservation, advancement, वो अगर particular religion के लिए तो वो category 2 में fall करता है. इतना सा डिफरेंस है बिटवीन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. व्हाट इज द डिफरेंस? रिलीजियस एंड चैरिटेबल. दोनों में इट इज पर्टिकुलर रिलीजन एंड देयरफॉर दोनों में पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सुन, इसके आगे सुन, आगे सुन. सपोजिंगली देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वाशी जैन मेडिकल रिलीफ सेंटर. क्या बोला? वाशी जैन मेडिकल रिलीफ सेंटर. Will it get exemption or lose exemption? Will it get exemption or lose? Jain Medical Relief Center. हाँ, what you have to check is, अगर आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हो और फिर भी आपको वो ट्रस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर यू कांट से इट इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन. अगर अदर रिलीजन के लोगों को बेनिफिट डिनाई करता है तो सेकंड पॉइंट अट्रैक्ट होगा. हैविंग द नेम ऑफ अ रिलीजन इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट द क्राइटेरिया टू लूज एग्जेम्पशन. यू विल लूज एग्जेम्पशन अगर आप दूसरे रिलीजन के लोगों को बेनिफिट डिनाई करते हो. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट द नेम, द ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट. सो फर्स्ट ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, दूसरे रिलीजन को नहीं अलाउ करता है. सेकेंड ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरे रिलीजन के लोगों को बेनिफिट नहीं देता है. नाम में रिलीजन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन बोथ केसेस द लॉजिक इज नो बेनिफिट टू जनरल पब्लिक. अगर आपने ऐसा कुछ किया तो एग्जेम्पशन चला जाएगा. तो ये जितने भी ट्रस्ट व्रस्ट बनते हैं ना, हमारे जैन लोगों के जितने भी ट्रस्ट बनते हैं ना, कभी भी वो लोग डीड में ऐसा नहीं लिखेंगे दैट वी विल प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ ओनली टू जैन्स, क्योंकि अगर वैसा लिखा ना तो उनका सब एग्जेम्पशन चला जाएगा. वो लोग लिखेंगे यही, that benefit will be provided to any person belonging to any caste, community, creed, religion. और अगर आप नॉन जैन हो, आपकी हिम्मत है तो बेनिफिट लेके दिखा दो. आप जाओगे उधर मेडिकल रिलीफ सेंटर में, बोला मेरे को लगा है तो आज डॉक्टर नहीं आया, चल पहले नाम पूछेगा. ये वी लिव इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, नाम में रिलीजन मालूम पड़ जाता है. नाम पूछेगा, नाम से नहीं, कई बार नाम से नहीं पता चलता है. जयेश को मैंने पूछा था नाम बता, नाम से नहीं पता, सर ने पूछता तो मालूम पड़ जाता. दैट इज नॉट अ जैन. फिर सर ने पूछेगा, फिर बोलेगा आज डॉक्टर नहीं आया, कल आना. चल बोलेगा डॉक्टर आया लेकिन दवाई लाना भूल गया, परसों आना. तीसरी बार आप जाएगा ही नहीं. पर अपने डीड में ऐसा नहीं लिखेंगे कि दूसरे को नहीं प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर वैसा लिख दिया तो बेनिफिट विल बी डिनाइड. समझा क्या? तो दोनों केस में लॉजिक सेम है. पहला वाला रिलीजियस, दूसरा वाला चैरिटेबल, लेकिन नाम में कोई रिलीजन होने से फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट देखना पड़ेगा. एंड देन दे हैव गिवन अस exception also. Any trust which is working for the benefit of SC, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास. इज इट पर्टिकुलर कास्ट? अगर आप शेड्यूल कास्ट नहीं हो तो आपको बेनिफिट नहीं देगा. अगर आप शेड्यूल ट्राइब नहीं हो तो आपको बेनिफिट नहीं देगा. अगर आप बैकवर्ड क्लास नहीं हो तो आपको बेनिफिट नहीं देगा. करेक्ट और नो? ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट, ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब, ओनली फॉर बैकवर्ड क्लास तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. फिर भी ये ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा बिकॉज इट इज फॉलोइंग इन एक्सेप्शन. दैट नॉर्मली पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम करने वाले ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलता, मगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इज एन एक्सेप्शन. दे कंटिन्यू एक्सेप्शंस. एनी ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन. एनी ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन. सुनो सुनो, अ ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, फॉर एग्जांपल महिला बचाओ आंदोलन, और मे बी गुलाब गैंग का नाम सुना है? उनकी लीडर आई थी बिग बॉस में 2-3 साल पहले. वैसे जो बिग बॉस के फैन है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन चालू हो गया वापस. गुलाब गैंग वर्किंग फॉर द बेनिफिट ओनली ऑफ वुमेन. अगर आप एक मैन हो, नो मैटर हाउ हेरेस्ड यू आर, कितना आपको टॉर्चर किया गया, दिन रात आपको घर में टॉर्चर किया जाता है, लेकिन गुलाब गैंग आपके काम नहीं आएगी. ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन. इज इट पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर क्रीड? फिर भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में.
Likewise, if I talk about children, there is an organization called Cry Child Relief NU. There is an organization called Ashadan, which is an orphanage, जहां पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है. अगर आप बड़े हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं मेरे माँ बाप के लिए तो आज भी बच्चा ही हूं ना, बट वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई काम नहीं करेगा. इज इट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप? स्टिल एक्सेप्शन विल बी अवेलेबल बिकॉज वो एक्सेप्शन है. लाइकवाइज एनी ओल्ड एज होम, एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन. अगेन, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो आपको एंटरटेन नहीं करेगा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. ये सब एक्सेप्शन में आते. तो नॉर्मली अ चैरिटेबल ट्रस्ट working for the benefit of a particular group of people, benefit is denied, exemption will be lost. लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, ये एक्सेप्शन में फॉल आते हैं, तो इनका बेनिफिट डिनाई नहीं होगा. एंड इन बोथ केसेस, रिलीजियस और चैरिटेबल, you don't have to see the name, you have to see the activity, and the logic is no benefit to general public. Let's go ahead. Next. Any trust which is working for the benefit of specified persons. Any trust working for the benefit of specified persons. मतलब ट्रस्ट उसके ही काम कर रहा है जिसने ट्रस्ट खोला है. They have defined who are these specified person. Any trust working for the benefit of the author of the trust. अभी देखो, ये कोई बुक नहीं है. When they say author, they mean the founder. तो ये भलता सा वर्ड ऑथर क्यों यूज किया? क्योंकि उसने ट्रस्ट डीड लिखा ना. फाउंडर वो ट्रस्ट डीड लिखता है, जो लिखता है उसको ऑथर बोलते हैं ना, इसलिए ऐसे जबरदस्ती में उन्होंने ऑथर वर्ड यूज किया. When they say author, they mean founder of the trust. Any trust working for the manager. Again, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है. When they say manager, अभी गैस मारो, राइट निकलेगा. What do they mean? हाँ बराबर है, बोलो जोर से. वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट. एनी ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर, वेयर सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन ₹50,000. 50,000 से ज्यादा का किसी ने डोनेशन दिया और ट्रस्ट उसी के फायदे के लिए काम कर रहा है. या एनी ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ अबव. तो ट्रस्ट खोलने का जो पर्पस है ना, पर्पस वो डिफीट हो जाता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली अ ट्रस्ट वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज पीपल, द एग्जेम्पशन विल बी लॉस्ट. लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस. सपोजिंगली मैं एक स्कूल चला रहा हूं जहां पे एक बच्चे का फीस 2 लाख रुपया, और आपको अपने 2 बच्चे मेरी स्कूल में भेजने हैं, एडमिशन करवाना, ट्विंस है दोनों एक ही क्लास में, तो 4 लाख फीस देना होगा. आप प्रिंसिपल को जाके मिलते हो और प्रिंसिपल को बोलते हो, सर ये लो 4 लाख का चेक और ये 20,000 कैश, आपके बच्चों के लिए मिठाई. क्यों? कि आपको 4 लाख से मतलब है, मैं आपको 4 लाख का चेक दे रहा हूं. आई विल नॉट राइट फीस, आई विल राइट डोनेशन. मैं फीस नहीं लिखूंगा, मैं डोनेशन लिखूंगा. फॉर यू द स्कूल, अक्कल चलता है, फीस लिख चाहे डोनेशन लिख, दोनों नेट इनकम में आएगा. 15% एप्लीकेशन एक्यूमुलेशन, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन फॉर मी, इफ आई गिव इन द नेम ऑफ डोनेशन, आई विल गेट ATG डिडक्शन. और उस टैक्स बेनिफिट को पाने के लिए मैं आपको 20,000 रुपए अलग से चेक दे रहा हूं. आप बेसिकली जो रिसीट बना के दोगे वो फी का नहीं, वो मेरे को डोनेशन का देना. और क्योंकि मैं डोनेशन दे रहा हूं तो मेरे 2 बच्चे फोकट में पढ़ेंगे स्कूल में. बेसिकली फीस को डोनेशन के नाम से दिया. इससे द पेरेंट इज गेटिंग ATG बेनिफिट, स्कूल इज ऑल्सो गेटिंग टैक्स बेनिफिट. द ट्रस्ट कैन बिकम एन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इवेशन ऑफ टैक्स. अगर मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, सपोजिंगली आई मुकेश भाई अंबानी, आई स्टार्ट धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, तो मेरे बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसी स्कूल में पढ़ाना होगा. क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल स्कूल है, उसका, मेरी सिस्टर है, मेरे अंकल की डॉटर, वो सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी, वो दहीसर चेक में, उसका 1 साल का फीस 15-20 लाख रुपए. मैंने आपको बताया होगा इन्वेस्टमेंट फंड के चैप्टर में. उस स्कूल की फीस वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो टॉप कैटेगरी में फॉल होता है. इफ मुकेश भाई सेंड्स हिज चिल्ड्रन टू स्टडी इन सम अदर स्कूल, दैट मीन्स व्हाट मैसेज ही इज गिविंग टू द पब्लिक, दैट मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी, मैं एक ऐसा आदमी जो पूरा इंडिया खरीद सकता है, जिसने पूरा इंडिया खरीद के रखा है. अगर मैं अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरा स्कूल अच्छा नहीं है,
तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग उस स्कूल में क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? तो मुकेश भाई को अपने बच्चों को अपनी ही स्कूल में भेजना पड़ेगा. अनिल भाई इज रनिंग अ हॉस्पिटल कॉल्ड कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी के अंदर. अगर टीना भाभी को, अनिल भाई की वाइफ का नाम टीना भाभी, ओके, उनका नाम भी कैसा मस्त है, मुंह कैश अनिल. नोट किया कभी आपने? मुंह कैश अनिल. तो ऐसे कितने साधारण से नाम है ना, मुकेश अनिल. ऐसा लगता है अपने पड़ोसी रहते हैं, एक मुकेश एक अनिल. हमारे गांव में कुल्फी वाला है मुकेश करके, और वो टिंग टिंग घंटी बजे मुकेश कुल्फी वाले अंकल आ गए. ऐसा हम लोग स्कूल वेकेशन में कभी कभी जाते थे. तो मुकेश, एक वो गुटखा वाला भी था, मुकेश को कैंसर था, बट देन हर मुकेश यू नो. तो टीना भाभी या कोकिलाबेन अगर बीमार है और अनिल भाई ने उनका ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में कराया, तो दुनिया को क्या लगेगा? दैट हॉस्पिटल इज नॉट अ गुड हॉस्पिटल. तभी तो इतना बड़ा बिजनेसमैन अपना फैमिली का ट्रीटमेंट कहीं और करवा रहा है. दैट मीन्स इट इज मैंडेटरी दैट यू गेट योर वर्क डन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. मेरी बात सुनो, अगर मुकेश भाई के बच्चों ने या अनिल भाई की फैमिली ने स्कूल का या हॉस्पिटल का बिल भरा है एज अदर पीपल पे, पहली बात तो कोई बेनिफिट टेकन है ही नहीं. When can you say there is benefit taken by these people? जब वो लोग अपना एडमिशन या हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेते हैं और बदले में उनका बिल रेज नहीं होता है, तब आप बोल सकते हो कि देयर इज बेनिफिट टेकन. तब ट्रस्ट का पर्पस डिफीट हो रहा है. एंड इन सच केसेस द ट्रस्ट इज गोइंग टू लूज द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन बिकॉज द ट्रस्ट इज बिकमिंग अ विंडो फॉर टैक्स इवेशन पर्पसेस. आर यू फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग? देयरफॉर अगर आपका ट्रस्ट इसमें से किसी के लिए भी काम कर रहा है तो आपके ट्रस्ट का एग्जेम्पशन डिनाई हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? However, they have given two exceptions here also. Exception 1, अगर आपका टोटल एनुअल बेनिफिट जो है, अगर आपका जो टोटल एनुअल बेनिफिट है दैट इज अप टू ₹1,000. टोटल एनुअल बेनिफिट अप टू ₹1,000. टोटल एनुअल बेनिफिट अप टू ₹1,000. सुनो, ऑथर, फाउंडर, मैनेजर, ट्रस्टी, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, उनके सबके रिलेटिव मिला के वो भी पूरे साल का टोटल ₹1,000 तक है तो बेनिफिट डिनाई नहीं होगा. व्हाई वाज अ थिंग लाइक दिस गिवन एज एन एक्सेप्शन? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सपोजिंगली ये मेरा दोस्त है ना सुकेश, HR वाला, उनको मस्ती कितनी रहती है मालूम है ना? 1 सेकंड सीधा नहीं बैठता है. 1 सेकंड, इसको मतलब बॉडी के अंदर कोई करंट चलता है, सीधा बैठता ही नहीं 1 सेकंड. अगर ये ऐसा है तो इमेजिन इसकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी. इसका जो बच्चा है ना 1 सेकंड के लिए सीधा नहीं बैठता है, 1 सेकंड के लिए. सपोजिंगली ही इज द ट्रस्टी ऑफ अ मेडिकल ट्रस्ट, ठीक है? तो घर पे काम ध्यान कम रहता है, पूरा दिन वहां पे ही रहता है, पूरा दिन वहां पे. जब बच्चे का वेकेशन चल रहा है, बीवी बोलती है ये सुन, ये तेरा बहुत नाटक देख लिया पूरे साल स्कूल का काम होता है, इसके लिए ध्यान में रखती है. अभी है ना, तेरे को अगर ट्रस्ट का काम करना है तो कर, पहले घर संभाल, इसको साथ में लेके जा. मेरे को लगता था तू इतना मस्तीखोर है, लेकिन वो तो तेरे से भी एक लेवल आगे निकला. आई कैन नॉट हैंडल योर किड, यू तू उसको लेके जा, इधर से घर से लेके जा डेली, और पूरा दिन वहां पे हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठा रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये लेके गया, बेचारा डर भी लगता है, लेके गया. लेकिन ऐसा ही सेड 1 सेकंड सीधा नहीं बैठता है. उसको खेलने को किससे चाहिए? टॉयज से नहीं, कैंची से, ब्लेड से, जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट होते हैं वो उसके टॉयज है, उसको उससे खेलने चाहिए. खेलते खेलते, गॉड फॉरबिड, टच वुड, थू खेलते खेलते उसको सीजर से लग गया, ब्लड निकल रहा है. fictitious story obviously, don't take it personally, don't mind. खेलते खेलते उसको बेचारे बच्चे को लग गया, खून निकल रहा है. आपको पता, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भागते भागते आ जाएगा. बाबा को क्या हुआ, बाबा को क्या हुआ? ट्रस्टी का बेटा है ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? समझ में आता है? जस्ट व्हेन द हॉस्पिटल स्टाफ वाज अबाउट टू अप्लाई द बैंडेड, ये बोलता है वेट, बेनिफिट टेकन बाय रिलेटिव ऑफ ट्रस्टी, एग्जेम्पशन विल बी डिनाइड. तो बैंडेड मत लगा, निकलने दे खून अगर निकल रहा है तो, लेकिन मैं हॉस्पिटल का कोई बेनिफिट नहीं लूंगा. दैट्स रबिश. विल यू टेक दैट बेनिफिट? तो ऐसे पूरे साल में ऐसा कोई छोटा मोटा बेनिफिट अगर ले भी लिया ना, उसकी वजह से एग्जेम्पशन डिनाई करना. हॉस्पिटल का टर्नओवर करोड़ों रुपए का होगा, एक बैंडेड की वजह से क्या करोड़ों रुपए पे 15% का एग्जेम्पशन चला जाएगा? दैट्स नॉट सेंसिबल. विच इज व्हाई दे हैव सेड, आप सब लोग मिला के, ऐसा नहीं है कि ऑथर का 1000, ट्रस्टी का 1000, सबसे
सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का 1000, रिलेटिव का नहीं, सबका मिला के टोटल बेनिफिट 1000 रुपया फॉर द ईयर अगर लिया है तो एग्जेम्पशन विल नॉट बी डिनाइड. दैट्स द फर्स्ट एग्जेम्पशन, सेंसिबल. एग्जेम्पशन मिलेगा मतलब. एंड सेकेंड, फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट, फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट only the benefit taken will be separately taxed. For education and medical trust, only the benefit taken will be separately taxed. अभी ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, मुकेश भाई को अपने बच्चे को अपनी ही स्कूल में पढ़ाना होगा, अनिल भाई को अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट अपने ही हॉस्पिटल में कराना होगा. ऑप्शन 1 वो लोग बिल भर देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ओनली डज नॉट गेट अट्रैक्टेड, दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट. ऑप्शन 2 वो लोग बिल नहीं भरता है. सपोजिंगली टीना भाभी को अगर जॉन्डिस हो गया तो 15-20 हजार का हॉस्पिटल का बिल है. हॉस्पिटल ने सोचा कि ट्रस्टी की तो फैमिली है, वही तो हॉस्पिटल चलाता है, 20,000 रुपया नहीं लिया. सिर्फ 20,000 रुपया नहीं लेने की वजह से अंबानी हॉस्पिटल का करोड़ों का एग्जेम्पशन नहीं चला जाएगा. व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन? धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का टोटल इनकम कंप्यूट करो. नेट इनकम 15%, एप्लीकेशन, अक्यूमुलेशन, सब कुछ करके टोटल मिला. उस टोटल में लास्ट में वो 20,000 रुपया जो बेनिफिट लिया था उसको एड बैक कर दो. जैसे हम लोग कैजुअल विनिंग्स करते हैं ना, कैजुअल विनिंग्स को साइड में रखा, उसके बाद में जो इनकम बचता है उसमें से वी गिव डिडक्शन, बेसिक एग्जेम्पशन, ऑल दैट, एंड देन इट इज अगेन टेकन सेपरेटली. तो बस जो बेनिफिट जो आपने लिया है वो आपकी टोटल इनकम में नीचे ऐड हो जाएगा और वो अलग से टैक्स होगा. 10-20 हजार के बेनिफिट. पहली बात तो 1,000 से ज्यादा है, अगर 1,000 से कम होता तो वो भी सेपरेटली टैक्स करने की भी जरूरत नहीं. और अगर 1,000 से ज्यादा है तो 1,000 से ज्यादा होने की वजह से द एंटायर ट्रस्ट विल नॉट लूज इट्स एग्जेम्पशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना बेनिफिट लिया है वो खाली आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होगा. तो पहला वाला था ट्रस्ट ऑपरेटिंग फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, सेकेंड चैरिटेबल पर्पस, नो बेनिफिट टू जनरल पब्लिक, तीसरा बेनिफिट ऑफ दीज पीपल विद 2 एक्सेप्शंस. चौथा, इफ यू हैव गॉट इनकम फ्रॉम non-specified investments, such income will be separately taxed. Income from non-specified investments will be separately taxed. कोई को बोलता है इसका मतलब क्या होता है? Listen to me, listen to me. अब मैं जो आपको बोल रहा हूं उससे ऐसा नहीं है कि हमने पहले रॉन्ग पढ़ा था, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू टीच यू दिस. टुडे वी हैव रीच्ड दैट एप्रोप्रिएट स्टेज व्हेन आई कैन टीच यू. अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज अलाउड टू कीप इट्स मनी ओनली इन द मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन अंडर 11(5). अगर चैरिटेबल ट्रस्ट उसका कॉन्ट्रावेंशन करता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू गेट एग्जेम्पशन. नो, सपोजिंगली एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर ले लिया, इज दैट कॉन्ट्रावेंशन? यस. वहां से कौन सा इनकम मिलेगा? डिविडेंड. लेकिन वो तो 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना. नो, व्हाई? वंस अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A, it does not get any registration under any exemption under section 10 except 10(1) and 10(23)(c). तो सुनो, एक शेयर लिया 1,000 रुपए का, उसमें 100 रुपए का डिविडेंड आया, एक 1,000 रुपए की कॉन्ट्रावेंशन की वजह से करोड़ों का एग्जेम्पशन डिनाई करना इज नॉट फेयर अगेन. तो व्हाट विल हैपन? लिसन टू मी, लिसन टू मी. Have we contravened an essential condition? Yes. Should we lose exemption? Yes. But we will not lose exemption on the entire income. जो हमको इनकम फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट मिला है, जैसे डिविडेंड ऑन प्राइवेट कंपनी का शेयर्स, या किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम मिला, उसको अपने कंप्यूटेशन से अलग कर दो. बाकी की इनकम लो वेर यू हैव नॉट डन एनी कॉन्ट्रावेंशन, 15% लो, एप्लीकेशन लो, अक्यूमुलेशन लो, सब कुछ करके टोटल करो. और जैसे आप वो बेनिफिट टेकन ऊपर वाले में नीचे ऐड कर रहे थे ना मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट में, वैसे ही आप वो अदर इनकम नीचे ऐड करके आप टैक्स कैलकुलेट करोगे. मतलब दैट अदर इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड इन योर टोटल इनकम एंड यू विल लूज एग्जेम्पशन. यू विल लूज एग्जेम्पशन ओनली ऑन दैट इनकम, नॉट ऑन योर एंटायर इनकम, नॉट ऑन योर
total income. Exemption will be denied only on that non-specified investment. मतलब इससे हमको सीखने को ये मिलता है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 11.5 का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसका पूरा एग्जेम्पशन नहीं जाएगा, उसका सिर्फ उससे मिलने वाली इनकम का ऊपर जो एग्जेम्पशन है वो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट में टोटल के अंदर ऐड होगा. दैट इज इनकम फ्रॉम non-specified investment. Are you following what are we doing? We are doing a section called section 13. Section 13 क्या है? एक ऐसा section where you will be not getting your exemption. Private religious purpose, particular caste, community, specified person, non-specified investment. अब तक हमने 4 केसेस किया. We are going to do some more cases. Section 13 अभी तक खत्म नहीं हुआ है. Be with me please. हाँ, listen to me very carefully. अभी मैं आपको E, F, G कराने वाला है. But listen. ये जो केसेस ए से लगाकर डी हमने लिखे हैं, ये इतने बड़े क्राइम हैं कि नॉट जस्ट योर एग्जेम्पशन कैन बी डिनाइड, इवन योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड. एग्जेम्पशन सिर्फ डिनाई नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसल हो जाएगा. नॉट जस्ट योर एग्जेम्पशन विल बी डिनाइड, बट इवन योर registration will get cancelled. मतलब क्या? मतलब listen, हम लोग अभी कुछ और क्राइम्स करने वाले हैं सेक्शन 13 के अंदर. क्या उसमें यू विल लूज एग्जेम्पशन? यस, लेकिन विल योर रजिस्ट्रेशन बी कैंसल्ड? नो. ये जो पहले 4 क्राइम है ना, ये इतने बड़े क्राइम है, इसमें आपका एग्जेम्पशन तो जाएगा. Who has the power to cancel registration? The CIT can cancel your registration. Not just exemption will be denied, but registration can also be cancelled. But कोई बच्चा इसका मतलब समझता नहीं, बोलता है यार क्या बात कर रहा है, एग्जेम्पशन डिनाइड मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो एक ही बात तो होती है, इसमें अंदर कोई फर्क थोड़ी है. If exemption is denied, then also you lose exemption. Registration cancelled, then also you lose exemption. I want to know from you, मेरा question, is there a difference between withdrawal of exemption and cancellation of registration? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों से कुछ फर्क पड़ता है? Withdrawal of exemption, no exemption. Cancellation of registration, no exemption. तो फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो वैसे भी एओपी है, वैसे भी एओपी, एओपी का ही रेट लगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. वो उसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा, कोई फर्क नहीं. नो, वो उसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा. नो, वो भी उसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा. हाँ, सुनो, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन. अगर आपके पास कोई दूसरे रिलीजन का आदमी आया और आपने उसको बेनिफिट डिनाई किया, तो यू लूज एग्जेम्पशन इन दिस ईयर. जब लोगों को पता चल गया कि नॉन जैन लोगों को आने ही नहीं देते ये लोग, तो अगले साल से लोगों ने आना ही बंद कर दिया. कुछ समझ में आ रहा है? तो एग्जेम्पशन बाय डिफॉल्ट मिलने लग जाएगा. लेकिन क्राइम होता है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल, तो अब आप ट्रस्ट ही नहीं हो. अब आप ट्रस्ट ही नहीं हो तो आपका हमेशा के लिए आपका एग्जेम्पशन चला जाएगा. Did you now understand what happened? 100% all of you? हाँ, तो ये डिफरेंस है. I can say cancellation of registration is permanent withdrawal of exemption. Clear everybody? तो yes, हम लोग सेक्शन 13 में और क्राइम्स करने वाले हैं, लेकिन वो छोटे छोटे क्राइम्स हैं. उन क्राइम्स में will you lose exemption? But will your registration get cancelled? No. Clear? हम लोग अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन 13 के अंदर. ओके.